बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज़ के हवाले से देखा था कि व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज़। आज हम उसके वेक्टर्स की फिर हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी। आज हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से नेक्स्ट फॉरवर्ड होंगे। असल में जब हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे तो वो दो तरीक़ों से हो रही थी। एक हम बाय लेटर, यानी कि अगर आप उसे कोई मैथमेटिकली आप कोई वर्क डन उससे करना चाह रहे हैं वेक्टर से, तो हम क्या करते थे कि उसमें हम उसका नोटेशंस देखते थे कि वेक्टर को ज़ाहिर कैसे करते हैं, वेक्टर किस नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम आगे नेक्स्ट जो है वो हमने देखा था वेक्टर के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से कि अगर वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है, जिससे हम ये देख सकें कि वेक्टर को हम किस तरह ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो बुनियादी चीज़ है, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसे हम कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें, ये है क्या? ये बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ये टू रिप्रेजेंटेटिव लाइन lies perpendicular। दो रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाई कर रही होती हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये बोथ लाइंस, ये पूरा जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और इसके बेसिकली पार्ट कितने हैं? तो इसमें सबसे पहले बात कि जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ठीक है, इज कॉल्ड ओरिजिन। अच्छा जी, एंड सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन है, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी कि इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे। और वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस एंड दिस, इसे हम बेटा वाई एक्सिस कहेंगे। हमने ऑलरेडी पिछली प्रीवियस स्कूल फिजिक्स में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि आपका एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। और इस पूरे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। और एक और चीज़ कि ये जो दोनों एक्सिस हैं इनको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है, सिंपल। ये एक्सिस जो है ये वाहिद है और एक्सिस जो है ये इसकी जमा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द origin, and this whole system is called the rectangular coordinate system. So once again we repeat it, कि two representative lines
lies perpendicular on each other formed a rectangular coordinate system. Their point of intersection is called origin. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इसका ओरिजिन कहेंगे, जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. So keep it in your mind, this is the two-dimensional rectangular coordinate system. ये जो rectangular coordinate system है, इस rectangular coordinate system को हम two-dimensional rectangular coordinate system कहेंगे. This is 2D. In 3D, 3 dimension में हमारे पास एक और लाइन होगी विच इज कॉल्ड द जेड एक्सिस, जो कि इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगी. अब एक तो हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस. अब इन दोनों के ऊपर तीसरी लाइन परपेंडिकुलर कैसे ड्रा होगी? तो वो जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो बेसिकली आपकी प्लेन से बाहर होगी, इस डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स द कैमरा या टुवर्ड्स द बोर्ड, यानी कि वो कैमरे और बोर्ड के अंदर से पास करेगी. तो ये जो आपका थर्ड एक्सिस होगा, दिस एक्सिस इज कॉल्ड द जेड एक्सिस. तो 3 डायमेंशन में हमारे पास एक्स, वाई एंड जी, ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्स एंड वाई 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफिकली, तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस एक्सिस का होना नहायत ज़रूरी है. आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन. प्लेन में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्लेन में फाइंड आउट करने के लिए, इससे पहले हमने पिछले टॉपिक में हमने ये देखा था कि डायरेक्शन जो है, हम किसी भी वेक्टर की अगर हमने फाइंड आउट करनी होती है तो बेसिकली हमें उसका एंगल रिक्वायर्ड होता है. अगर हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल की वैल्यू देख लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उसकी मेजरमेंट कितनी है. मीन टू से डायरेक्शन कैन बी स्पेसिफाइड बाय एन एंगल. जैसे टाइम को मेजर करते हैं तो हमारे पास यूनिट उसका सेकंड आता है, और उसे हम टाइम को मेजरमेंट जो है वो क्लॉक से करते हैं. समहाउ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं. अगर आपने एंगल मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन हम उसकी मेजर करेंगे, और डायरेक्शन मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिससे हम डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एंगल कोई चीज़ जो है वो डेविएट कर रही है. तो अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन में मालूम करनी है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, तो प्लेन में डायरेक्शन की वेक्टर मालूम करने के लिए हम एंगल देखेंगे. एंगल कौन सा होगा? मेकिंग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो एंगल है वो कैसे बनेगा? वो एक्स एक्सिस किसके साथ बनना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम उसे मेजर करेंगे. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स एक्सिस है. अच्छा, एक्स जो सिंपल है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा,
एक्स प्राइम जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सेस होगा, वाई पॉजिटिव जो है ये आपका वाई जो है सिंपल वाई ये पॉजिटिव वाई एक्सेस होगा और वाई प्राइम जो है ये नेगेटिव वाई एक्सेस होगा। तो अगर हमारे पास वेक्टर जो है बेटा वो आपका समहाउ यहाँ पे लाई कर रहा है, तो वेक्टर की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन टू से हम कहाँ से देखेंगे बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन टू से यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल की मेजरमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर आपका यहाँ पे हो इस डायरेक्शन में, देन एंगल की मेजरमेंट कहाँ से ली जाएगी, देन हम बेटा एंगल की मेजरमेंट वहीं से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से लेंगे, दिस इज कॉल्ड थीटा। अगर वेक्टर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई कर रहा है, फिर एंगल की मेजरमेंट जो है वो वंस अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे होगी, ये होल एंगल जो है दिस इज कॉल्ड थीटा। एंड सिमिलर वे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो यहाँ से ये कंप्लीट एक पूरी जो रोटेशन है वो करके वहाँ पे वो जो एंगल की मेजरमेंट है वो हम लेंगे, और ये बेसिकली क्या बता रही है, ये वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ पे इन प्लेन। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहाँ से, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप एंगल मेजर करेंगे वो वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा, कहाँ पे, वेक्टर की डायरेक्शन इन प्लेन। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। जब हम स्पेस की बात करते हैं बेटा, तो स्पेस जो है ये हमारी 3 डायमेंशनल होती है। मीन से स्पेस जो है वो आपकी क्या होगी, 3 डायमेंशनल होगी, और उसमें 3 डायमेंशन होगी तो उसमें बेटा 3 क्वाड्रेंट बनेंगे एक्स वाई एंड जी। ये जितने भी आपको स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कमरा है तो कमरे का एक कोना आपका, अगर कोना हम फर्ज कर लेते हैं, कमरे का जो कॉर्नर है ये आपका ओरिजिन है, तो आप कोने की एक साइड पे यानी कि एक डायरेक्शन में निकल जाएं पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऊपर को निकल जाएं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सीधा थ्रू द प्लेन आप निकल जाएं तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो स्पेस में है वो हम 3 एंगल से मेजर करते हैं, मेजरिंग बाय थ्री एंगल्स। कौन कौन से, अल्फा विद एक्स एक्सिस, कि वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा विद वाई एक्सिस, और बीटा हम देखेंगे वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं, एंड गैमा विद जेड एक्सिस, कि वो जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसे ड्रा करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ बनेगी कि आपका सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो बेटा जेड एक्सिस हम चूँकि इस पर ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, सो हम इसे यहाँ पे जेड एक्सिस को, उसके शेडो को हम यहाँ पे बता देते हैं कि इस साइड पे है। एक्चुअल में जेड एक्सिस किधर को होगा, जेड एक्सिस आउट ऑफ फ्रॉम द बोर्ड,
यहाँ को बाहर की जानब होगा। तो चूँकि बाहर की जानब यहाँ पे हम प्लेन पे 3 डायमेंशन को ड्रा नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इसे z एक्सेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि z एक्सेस आपका इधर को है। तो अगर यहाँ पे बेटा हमारे पास कोई वेक्टर हो जो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेक्टर पाया जाए, तो ये जो है ये हम 3 एंगल से मेजर करेंगे, ठीक है। और वो 3 एंगल आपके कौन कौन से होंगे? अल्फा with x axis, बीटा with y axis and gamma with z axis। तो अल्फा, बीटा एंड गामा, इन 3 एंगल से हम वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो स्पेस में मेजर करते हैं। इसे हम डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन से हमारे बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन होती है, हम इसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे कि व्हाट इज़ एन डायरेक्शन कोसाइन एंड हाउ इट इज़ वर्क। ये आपकी आगे ग्रेजुएशन लेवल पे डायरेक्शन कोसाइन के हवाले से सारी चीज़ें हैं। इस पूरे चैप्टर में हम 2 डायमेंशनल वेक्टर के हवाले से ही सारी चीज़ें देखेंगे और हमारा बेसिक पर्पस वेक्टर की 2 डायमेंशनल डायरेक्शन के लिहाज से ही उसकी कंप्लीट जो जितनी भी इसकी स्टार्ट वाले जितने भी एक्सियम्स हैं और जो कुछ भी इसका एक प्रोटोकॉल है, हम उसे देखेंगे कि वेक्टर्स को हम डील कैसे करते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो वेक्टर होता है वो आपका सिंपल स्केलर क्वांटिटी की तरह जो है उसकी सारी अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स है वो वैसे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। मिनटू से जैसे स्केलर में हम 2 + 2 = 4 लिख लेते हैं, 5 + 2 = 7 कर लेते हैं। तो स्केलर में वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी में ऐसे सिंपली ऐड नहीं होगा, बल्कि वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और इनकी डिफरेंट वे आउट हैं, जिन तरीके से हम इस वेक्टर को हम देखेंगे कि वेक्टर आपका प्लेन स्पेस में अगर है तो उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करके हम उसे किस तरीके से उसके जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और उसकी जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे हम उसे किस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे वेक्टर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा, जिसमें 2 आपकी बातें थी। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये बात की कि 2 रिप्रेजेंटेटिव लाइंस होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो कि जाहिर करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करें किसको, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बेटा क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे। ये 2 डायमेंशनल है। और अगर एक तीसरी लाइन भी मौजूद हो तो वो आपकी 3 डायमेंशनल होगी और उसे हम बेटा क्या कहेंगे, जेड एक्सिस कहेंगे। अब हमने वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे देखी, सबसे पहले बेटा प्लेन में देखी। तो वेक्टर की डायरेक्शन जो प्लेन में हम देखते हैं वो हम एंगल से देखते हैं कि वो बेटा एंगल किसके साथ और कैसे बना रहा है। हमने एंगल देखना है कि एंगल वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाए, किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो से आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की जानब घूमना है, जहाँ पे वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक लेके जाना है। तो वो जो एंगल की मेजरमेंट होनी है वो आपकी बेसिकली क्या होनी है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी, कहाँ पे, प्लेन में। अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस देखेंगे तो वो 3 एंगल से उसकी हम मेजरमेंट करेंगे। अल्फ़ा जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, बीटा जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा और गामा जो है वो जेड एक्सिस के बनाएगा। इसको हम डायरेक्शन कोसाइन भी कहेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच जी स्टूडेंट।
अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। तो बेटा वेक्टर्स को हम सिंपली जैसे हम स्केलर्स क्वांटिटीज़ को ऐड करते थे वैसे हम पहले भी यही बात हम करके आए हैं कि वैसे हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक सिंपलेस्ट रूल है विच इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ये हम पहले स्कूल फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे वंस अगेन कि हेड टू टेल रूल है क्या। तो हेड टू टेल रूल में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, मीन टू से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो उनका हेड टू टेल रूल हम कैसे करेंगे। तो उसमें हम हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि पहले वेक्टर का हेड जो है उसको हम टेल ऑफ सेकंड वेक्टर दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला देंगे। ठीक है, यानी कि जो पहला वेक्टर आपके पास है उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिला के हम दूसरा वेक्टर ड्रा कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हम कहाँ से कहाँ को ड्रा करेंगे, वो हम पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ड्रा करेंगे। और इसको ये आपका जो कंप्लीट प्रोसीजर है दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब सपोज मेरे पास आपके एक वेक्टर है वेक्टर ए, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी, सपोज दिस इज वेक्टर बी, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है। तो जब हम हेड टू टेल रूल करेंगे तो क्या करेंगे कि इस वेक्टर को ड्रा करेंगे हम वेक्टर ए की टेल के, वेक्टर ए के हेड के साथ। मतलब क्या कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए की हेड के साथ ड्रा किया जाएगा ऐसे। दिस इज नाउ वेक्टर बी। तो ये आपका वेक्टर ए था, और ये हमारा वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ड्रा होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। यहाँ से ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर एंड विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक बात बेटा इसमें जहन नशीन रखिएगा कि हेड टू टेल रूल में हमें रिजल्टेंट वेक्टर का पता कहाँ से चलेगा कि ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी बेटा ये होगी कि टेल टेल के साथ मिली होगी और हेड हेड के साथ मिला होगा। ठीक है, तो टेल कोइंसाइड विद टेल एंड हेड कोइंसाइड विद हेड। तो ये जो आपका वेक्टर है दिस वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर आर, और आर जो है इसको हम ए प्लस बी जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मीन टू से ये जो आर वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ये वो है। तो अगर हम ये बात डिफाइन करें कि रिजल्टेंट वेक्टर को, तो रिजल्टेंट वेक्टर हैज़ द सेम इफेक्ट, रिजल्टेंट वेक्टर का वही इफेक्ट होगा एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर, जो कि ये इन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स का जो इकट्ठा इफेक्ट है वही आपका एक वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी वही इफेक्ट होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या डेफिनेशन? सेम इफेक्ट, वही इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट? जैसा कि तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स का इकट्ठा इफेक्ट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर हैज़ द सेम इफेक्ट, इसका वही इफेक्ट है जो कि तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स का एक जितना, यानी कि तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स का अगर हम ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के इफेक्ट के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। और सबसे बड़ी बात जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टर की जो एडिशन है ये आपका कम्यूटेटिव रूल जो है, ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ये ओबे करती है। मतलब क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ जो है ये ओबे करेगी। मीन टू से कि अगर आप ऑर्डर ऑफ एडिशन जो है
चेंज कर देते हैं तो उससे कोई इफेक्ट जो है रिजल्टेंट पे नहीं पड़ेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करने का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास 4 वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी सी, ठीक है, डी, ये 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर ए आ गया, सपोज ये दिस इज एन बी वेक्टर, दिस इज एन सी वेक्टर, दिस इज एन डी वेक्टर, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हम ड्रा करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर के हेड से लास्ट वेक्टर की, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के बेटा हेड तक। दिस इज रिजल्टेंट आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो अगर मैं इनकी तरतीब को चेंज कर दूं, यानी कि बी की जगह सी लगा दूं, सी की जगह डी लगा दूं, तो तब भी रिजल्टेंट जो है ये ऐसे ही ड्रा होगा। रिजल्टेंट फिर भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी। तो अगर हम वेक्टर की एडिशन का ऑर्डर जो है वो चेंज कर देते हैं, मीन टू से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये कम्यूटेटिव रूल है, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ एडिशन अगर चेंज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो ना आए। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है ये भी हमारा कम्यूट होता है, वो भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो जिस तरीके से हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं बेटा, वैसे ही हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, आगे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। तो ये बेटा सेम एडिशन की तरह ही होगी, लेकिन कैसे होगी? बाय हेड टू टेल रूल। अगर सपोज यहाँ पे मैं a प्लस बी ये लिखा, अगर मुझे कोई कहे कि आप भाई a माइनस बी जो है वो मालूम करें, ये कहा जाता है जी आप r इज इक्वल टू a माइनस बी निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इस b की डायरेक्शन जो अब b है, इसमें मैं ऐसे बेटा लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो वेक्टर्स में जो माइनस साइन होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या इसका कि यहाँ पे अगर मेरे पास वेक्टर b है तो वेक्टर b की जो माइनस बी वेक्टर होगा वो वेक्टर b की ही मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो वेक्टर b से क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो अब इस माइनस बी को a में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे ये आपका वेक्टर a आया, तो जो b वेक्टर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, b से माइनस बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जाना माइनस बी। तो जो रिजल्टेंट है वो वैसे ही पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो है वो ड्रा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर r, और यहाँ पे जो r है दिस इज इक्वल टू द a माइनस बी। तो r जो है a माइनस बी ये सेम वैसे ही होगी जैसे बेटा एडिशन होती है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को आप ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे आए, उसने लिखा a प्लस बी माइनस डी करेंगे तो ये d वेक्टर इधर को ड्रा हो जाएगा ऑपोजिट, और रिजल्टेंट फ्रॉम टेल टू फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। अच्छा जी, अगर हम प्रैक्टिस के लिए एक दो चीज़ें देखते हैं। सपोज मेरे पास ये 4 वेक्टर्स हैं a b c and d। So there is
इज देयर एनी रिजल्टेंट वेक्टर हेयर, इस पिक्चर में क्या कोई रिजल्टेंट वेक्टर है? तो बेटा इस पिक्चर में कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा वेक्टर मौजूद नहीं है जिसमें टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड मिला हो। अब किसी भी कोने को देखें, यहाँ पे देखें, हेड विद टेल, हेड विद टेल, हेड विद टेल, हेड विद टेल, तो ये आपका जो है इस फिगर में आपके पास कोई जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा। सपोज मेरे पास एक और फिगर है, तो इसमें ऐसे लिख लेते हैं, इसमें क्या कोई रिजल्टेंट वेक्टर है? जी, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर मौजूद है। कैसे मौजूद है? कि वही जो पहले वाली बात कि टेल टेल के साथ मिली हो और हेड हेड के साथ मिला हो। तो हम कोने देखते हैं, पहले में देखें हेड टेल के साथ है, हेड टेल के साथ है, लेकिन इसमें हेड हेड के साथ है और टेल टेल के साथ है। तो ये जो वेक्टर डी है, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर को देखने की सबसे बड़ी पहचान कि वो क्या होगा कि टेल टेल के साथ मिली होगी और हेड हेड के साथ मिला होगा। अच्छा जी, और इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रा करके उसे फर्स्ट वेक्टर के साथ हम ऐड कर देंगे। तो इस पूरे लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो वेक्टर जो है वो आपके ऐड कैसे होंगे? बाय हेड टू टेल रूल होंगे। और हेड टू टेल रूल क्या है कि पहले वेक्टर का हेड जो है वो कोइंसाइड करेगा, मिला हुआ होगा किसके साथ? टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर की टेल के साथ। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो टेल ऑफ फर्स्ट, पहले की टेल से, हेड ऑफ सेकंड के हेड तक। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिख देता हूँ फर्स्ट की बजाय, सेकंड की बजाय बी लिख देता हूँ, तो रिजल्टेंट को मैं आर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी बी। तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ रही है कि फर्स्ट सेकंड ए बी के क्या मुराद है मेरी। तो अगर हम हेड टू टेल रूल को देखें तो हेड टू टेल रूल में क्या होगा? कोइंसाइड वेक्टर ए जो है उसका हेड जो है वो कोइंसाइड करेगा वेक्टर बी की टेल के साथ, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड तक ड्रा किया जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर की फिर हमने डेफिनेशन देखी थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। The resultant vector has the same effect as all the original vectors taken together. कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। एंड कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ऑर्डर ऑफ एडिशन अगर आप चेंज कर देते हैं, यानी कि तरतीब बदल देते हैं जमा करने की, जैसे 2 जमा 5 जमा 7 है तो आप 7 जमा 2 जमा 5 कर दें, तो जवाब दोनों सूरतों में, आंसर दोनों सूरतों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर इसी तरह वेक्टर्स में भी अगर आप इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तरतीब को बदल देते हैं, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन टू से ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर की। और सब्ट्रैक्शन में देखा कि अगर आपने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर पहले वेक्टर में से, तो जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी आप जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट कर देंगे, नेगेटिव रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो माइनस साइन जब भी वेक्टर में हम लगाते हैं तो बेसिकली हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे? उसी वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे। यानी कि अगर एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर जा रहा है तो जो माइनस एक्स वो ए वेक्टर है, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जा रहा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन। या वेक्टर एडिशन के हवाले से तमाम जो मालूमात थी, बुनियादी मालूमात थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब बेटा हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, उनके वेक्टर जो हैं वो स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि स्केलर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो देयर आर स्केलर जो है ये आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ स्केलर कोई डायमेंशन के साथ
जो स्केलर है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, यानी कि जिसके साथ कोई डायमेंशन होगी, कोई यूनिट होगा साथ नंबर के साथ, तो वो आपकी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है और इसके साथ साथ आपका कोई नंबर भी हो सकती है। तो अगर नंबर है तो नंबर की आगे फर्दर दो टाइप्स होंगी, या नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है या नंबर आपका बेटा नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि वेक्टर जो है जब वो स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलता है। तो एक बात बेटा जहन में रखिएगा कि व्हेन एवर वेक्टर मल्टीप्लाई विद अ स्केलर, वेक्टर मल्टीप्लाई विद स्केलर, द आंसर मस्ट बी अ वेक्टर। तो पहली बात ये अंडरस्टूड हो गई कि वेक्टर जब भी किसी स्केलर नंबर के साथ या स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको हमेशा क्या देगा, वेक्टर देगा। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर जो है व्हेन एवर वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको वेक्टर देगा। तो अब हम बारी बारी देखते हैं कि अगर वो सिंपली नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, ठीक है, सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, एन है, एन कोई आपका पॉजिटिव नंबर है, तो जो वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एन ए आ जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाय ए, तो आपका एन ए के बराबर आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन, अगर सपोज एन आपका 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, सपोज मैं लिखता हूँ एन इज इक्वल टू 2, तो अगर आपका वेक्टर ए इतना है तो जो 2a है वो उसी डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट आपका वेक्टर ही आएगा लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा, फिर उसकी -2a जो है ये आपका क्या होगा, ये उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। ठीक होगी बात जी। इसका मतलब क्या है कि पहली तो बात हमारे जहन में ये होनी चाहिए कि वेक्टर ने जब स्केलर से मल्टीप्लाई होना है तो जवाब हमारे पास बेटा वेक्टर आना है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास सपोज पॉजिटिव नंबर हैं तो पॉजिटिव नंबर अगर वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगा तो एन ए उसकी मैग्नीट्यूड को n टाइम्स वो इंक्रीज कर देगा। सपोज n इज इक्वल टू 2 है तो वेक्टर ए जो है 2a जो वेक्टर है ये आपका 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बन जाएगा। अगर कोई वेक्टर b है, b को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2b वेक्टर बन जाएगा, यानी कि b की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी वेक्टर है जब भी उसे आप एक सिंपल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो वो उतने टाइम ही उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आप नेगेटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तब वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। इसी रूल को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में मैंने फिज़िकल क्वांटिटी के हवाले से बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी में एक लेंथ जो है वो ही आपका उसका कोई पोर्शन, एक पोर्शन जो है वो वेक्टर है, बाकी तमाम जो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे हम, तो 7 बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ की एक पोर्शन जो है वो आपका वेक्टर हम उसे कंसिडर करते हैं, बाकी जो कंप्लीट है वो आपका क्या होगा, वो बेटा आपका उसे हम स्केलर जो है वो लेते हैं। तो सपोज़ अब मेरे पास हम बेस क्वांटिटी लिखते हैं, सपोज मैस है एम, लेंथ को हम टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, सपोज आई से डिनोट करते हैं हम इसे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
तो हम सी से या थीटा से डिनोट कर दें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हम इसे कैपिटल एम मोल से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने लिखी हैं। तो इन 7 में से जो लेंथ है इसके हमने 2 पोर्शन बनाए, एक सिंपल लेंथ और दूसरा जो लेंथ है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डी, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस एल इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलें जी, अब हम बारी बारी देखते हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ हमारे पास, सबसे पहले किसी भी चीज़ की पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन से पहले हम चलते हैं बेटा उसकी डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने स्कूल फिजिक्स में ही पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये जो है दिस पोर्शन डेल्टा डी, ये हमारा बेटा क्या है, ये वेक्टर है और ये जो है ये स्केलर है। तो व्हेन एवर वेक्टर मल्टीप्लाई विद द स्केलर द आंसर मस्ट बी अ वेक्टर। तो इस वेक्टर ने जब इस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट के तौर पे हमें जो वेलोसिटी मिलेगी बेटा, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक होगी बात। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए वेक्टर की कि जब भी स्केलर वेक्टर जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसे क्या कर देगा, वेक्टर कर देगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा डी, ये 1 ओवर डेल्टा टी जो है बेटा, ये कोई नंबर आएगा विद सम पर सेकंड, जिसकी क्या कहते हैं यूनिट्स होंगे, डायमेंशंस की पर सेकंड होगी। तो ये जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी आएगी, वेलोसिटी, ये भी आपकी क्या आएगी, वेक्टर आएगी। अब इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये भी सेम सिनेरियो में जैसे आपका वेलोसिटी वेक्टर थी तो वैसे ही आपका एक्सेलरेशन जो है ए, ये भी आपका क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। और ये भी यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही है वेक्टर की कि जब भी वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको वो क्या कर देता है बेटा, वेक्टर कर देता है। अब आगे चलते हैं, सपोज हम फोर्स की बात करते हैं। तो जो फोर्स है ये आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो मास m जो है ये आपका स्केलर है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो जब उसने एक्सेलरेशन a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्केलर मल्टीप्लाई विद अ वेक्टर, तो आंसर आपको क्या मिला, फोर्स मिली। तो फोर्स भी बेटा आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वंस अगेन इसने भी कौन सा रूल फॉलो किया, यही रूल फॉलो किया कि जब भी वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या बना देगा, वेक्टर बना देगा। तो ये देखें कि हमें बुनियादी तौर पे हमें नहीं पता कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, ना ही उनके मुंह पे लिखा है कि मैं वेक्टर हूँ, मैं स्केलर हूँ। हमने अपने मैथमेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर ही जो एक्सियम्स थे, जो के रूल्स थे, जब हमने उनको इस पे अप्लाई किया
फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, तो हमें फौरी तौर पे चीज़ें सामने क्लियर हो गई कि कौन सी चीज़ें या कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर्स होंगी और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर होंगी। तो आपको अगर नहीं पता चल रहा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है, तो आप इस रूल को देख के बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। और मिसाल के तौर पे एक और हम प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं दिस मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो जब मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम p लिखते हैं विच इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और देख लेते हैं फोर्स का एक और फार्मूला, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम आपका फिर वंस अगेन यहाँ पे भी वही रूल एज सच वैसे ही लगा हुआ है कि व्हेन एवर स्केलर मल्टीप्लाई विद द वेक्टर द आंसर मस्ट बी अ वेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि वेक्टर ने जब भी किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो उसने उसे क्या बना देना है, वेक्टर बना देना है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने बेसिकली ये देखा है कि स्केलर्स की टाइप्स कितनी हैं। स्केलर दो टाइप के हैं, नंबर्स होंगे, डायमेंशंस होंगी। यानी कि स्केलर विद डायमेंशन, स्केलर सिंपल नंबर। जो नंबर हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर डायमेंशन की बात करें तो जो स्केलर के साथ डायमेंशन होती है वो हमेशा आपकी एक कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो कि हमने यहाँ पे देखी है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और इसी तरीके से जब हम स्केलर को, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, तो एक चीज़ वेक्टर व्हेन एवर मल्टीप्लाई विद द स्केलर द आंसर मस्ट बी अ वेक्टर। तो इस चीज़ को देखते हुए जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतने टाइम उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने टाइम इंक्रीज कर देगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब इसी चीज़ को हमने जब फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, इसी रूल को जब हमने फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे वेक्टर बनी, वो चीज़ें हमारे सामने बड़ी इजीली जो है वो उसे हमने अंडरस्टैंड किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।